हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मैं प्रकाश आप सभी का लाइट जीएस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज फिर उपस्थित हूं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। तो देर ना करते हुए स्टार्ट करना चाहूंगा। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वीडियोस प्रतिदिन आपके पास पहुंचता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, जब हम अपने दाहिने हाथ की उंगली का अपनी बाई कलाई के अंदरूनी हिस्से पर रखते हैं तो हमें धड़कनें महसूस होती है जिसे नाड़ी कहा जाता है। इसकी वजह क्या है? ऑप्शंस है, यह शिराओं में रक्त बहने के कारण होता है, यह हृदय की धड़कन के कारण होता है, यह धमनियों में रक्त बहने के कारण होता है, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा यह धमनियों में रक्त बहने के कारण होता है। जब हम दाहिने हाथ की अपनी उंगली को अपनी बाईं कलाई के भीतरी भाग पर रखते हैं तो हमें धड़कन नामक गति महसूस होती है और यह धमनियों में बहने वाले रक्त के कारण होती है। इसी धड़कन को नाड़ी भी कहा जाता है। धमनियां हृदय से शरीर के सभी हिस्सों में शुद्ध ऑक्सीजन ले जाती है। एकमात्र धमनी जो अशुद्ध रक्त लेती है वह फुफ्फुसीय धमनी कहलाती है। विराम अवस्था में एक व्यक्ति में आमतौर पर 72 और 80 के बीट प्रति मिनट के बीच नाड़ी की दर होती है। यानी शिराएं ये क्या होती है? शिराएं वे वाहिकाएं हैं जो शरीर के सभी भागों से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को हृदय में वापस ले जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शंस है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी या सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही जवाब होगा जेबी कृपलानी। यानी आजादी के समय जेबी कृपलानी ही कांग्रेस के अध्यक्ष थे। यदि बात करें उस समय का गवर्नर कौन था तो लॉर्ड माउंटबेटन। आपने सुना होगा लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा ही भारत को 3 खंडों में विभाजित कर दिया गया। एक पाकिस्तान, दूसरा हिंदुस्तान और तीसरा हुआ आपका स्वायत्त क्षेत्र यानी अस्थायी शासन, जो कि वहां के स्थानीय राजा थे उनके हाथ में शासन चली गई। आप जानते हैं वल्लभ पटेल के बारे में, लगभग 562 देशी रियासतों को एक करने वाले एकता पुरुष का नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर 31 अक्टूबर को एकता दिवस के रूप में पूरे भारतवर्ष से मिला जाता है। अगर यह ना होते तो आज हमारा देश टुकड़ों में, खंडों में विभक्त होता। इन्हीं का देन है कि आज हमारा भारत एक अखंड भारत है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र किस राज्य में खोला जाएगा? ऑप्शंस है, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, असम या उत्तराखंड। तो इसका सही जवाब होगा उत्तराखंड। हाँ जी हाँ, देवताओं की भूमि उत्तराखंड को कहा जाता है, जहां पर पहला लाइकेन पार्क देश का पहला ग्लास ब्रिज ऋषिकेश में, यहीं पे सब खुला हुआ उत्तराखंड में ही। देहरादून से ही प्रतिवर्ष वन संरक्षण रिपोर्ट जो है जारी किया जाता है। भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तराखंड में उत्तरकाशी वन प्रभाग में खोला जाएगा। इसका उद्देश्य आजीविका प्राप्त करना, संरक्षण, अस्थायी उपयोग और उच्च श्रेणी के हिमालयी पारिस्थितिक तंत्र को पुनः ठीक करना है। यदि बात की जाए उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में 5 लोकसभा की सीटें हैं, राज्यसभा के 3 सीटें हैं। वहां का राजकीय पशु अल्पाइन कस्तूरी मृग है और राजकीय पक्षी हिमालयन मोनाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय आय की गणना में निम्नलिखित में कौन सा काम नहीं माना जाता? ऑप्शंस हैं, कृषि उपज की बिक्री, शिक्षण संस्थानों में कार्य करना, या महिलाओं द्वारा घरेलू कार्य, या सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग में काम करना। तो इसका सही जवाब होगा महिलाओं द्वारा घरेलू कार्य। यह राष्ट्रीय आय की गणना में काउंट नहीं होता। यदि राष्ट्रीय आय की बात की जाए तो राष्ट्रीय आय एक देश में आमतौर पर एक वर्ष में उत्पादित
सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल योग होता है। भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है और अगले वर्ष के 31 मार्च को खत्म हो जाता है। दादा भाई नौरोजी ने 1876 ईस्वी में राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान तैयार किया था। राष्ट्रीय आय की गणना करने वाली पहली वैज्ञानिक विधि 1931 में प्रोफेसर VKRY राव द्वारा बनाई गई थी। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय भारत में राष्ट्रीय आय गणना के लिए जिम्मेदार एजेंसी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इससे पहले जान लीजिए कि जो भी महिलाएं खाना पकाती है या सफाई करती है, जो भी घरेलू कार्य करती है, उन सारे घरेलू कार्यों को जो है राष्ट्रीय आय में गणना नहीं किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से कब मुक्त कराया? ऑप्शंस है 1947, 1965, 1961 या 1960। तो इसका सही जवाब होगा 1961। 1961 में भारत ने पुर्तगालियों से गोवा को आजाद करा लिया। सन 1947 में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का अंत हो गया, लेकिन पुर्तगाल 16वीं शताब्दी के बाद से गोवा, दमन और दीव के औपनिवेशिक शासकों ने क्षेत्रों से हटने से इनकार कर दिया। दिसंबर 1961 में भारत सरकार ने इन क्षेत्रों को मुक्त करने के लिए सेना को भेजा और गोवा, दीव और दमन को भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना लिया। पुर्तगालियों ने 1510 में गोवा पर आक्रमण किया था और वहां के बीजापुर के सुल्तान को हराया। पुर्तगाली शासन लगभग 450 वर्षों तक चला और गोवा के संस्कृति, भोजन और वास्तुकला को काफी ज्यादा प्रभावित करा। 1961 की ये घटना है। भारतीय सेना ने 36 घंटे की लड़ाई के बाद गोवा पर आक्रमण किया और इस क्षेत्र को जीत लिया और भारत के केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल कर लिया। सन 1987 में गोवा को एक राज्य का दर्जा दे दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, किस निजी क्षेत्र के बैंकों ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शंस है एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, IDBI बैंक या कोटक महिंद्रा बैंक। तो इसका सही जवाब होगा HDFC बैंक। HDFC बैंक ने किसानों के लिए अपने मोबाइल फोन पर कृषि और बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करने के लिए भारत में ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप में मंडी मूल्य, मौसम पूर्वानुमान, नवीनतम कृषि समाचार, बीज किस्मों की जानकारी, ई पशु हाट जैसी मूल्यवर्धित सेवाएं प्रदान की जाएंगी। यदि कुछ और ऐप की बात करें जो बैंक को लॉन्च किया है, उसको भी हम लोग जान लेते हैं। जैसे युवा पे ऐप, यह ऐप जो है यस बैंक के द्वारा जारी किया गया है। मनी बैंक, ये मनी ऐप ये जो है RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया गया है। इससे क्या फायदा होता है कि करेंसी नोटों के पहचान के लिए दृष्टिबाधित लोगों को मदद करना, यानी मनी बैंक से आप जो दृष्टिबाधित व्यक्ति हैं वह नकली नोटों की पहचान कर सकते हैं। उसके बाद एक पैसा पोर्टल है। ये पैसा पोर्टल जो है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, मंदी को परिभाषित किया जा सकता है। ऑप्शंस हैं आर्थिक गतिविधियों में गिरावट के द्वारा, आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि के द्वारा, अर्थव्यवस्था में अपरिवर्तनशील स्थिति के द्वारा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा आर्थिक गतिविधियों में गिरावट के द्वारा। मंदी एक आर्थिक शब्द है जो आर्थिक गतिविधि में गिरावट को दर्शाता है। यह अर्थव्यवस्था में वित्तीय संकट का कारण बनता है। यह दर्शाता है कि देश के निवासियों ने समय की अवधि के लिए उत्पादों को खरीदना बंद कर दिया है, जो GDP में गिरावट का कारण बनता है। यह प्रगति के विपरीत होते हैं, यानी हमारी इससे अर्थव्यवस्था जो देश की वो काफी नीचे स्तर पर जाती है जब मंदी आती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में
से किसके तहत निजता का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 18 या अनुच्छेद 21। तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 जो है राइट टू प्राइवेसी यानी निजता का अधिकार से संबंधित है। यानी आप का जो मन करे आप जो खा सकते हैं, जहां मन करे वहां निवास कर सकते हैं, आप अपने पर्सनल लाइफ को जैसे चाहे वैसे जी सकते हैं। इसको प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता का अधिकार भी कहते हैं। इसी के अंडर में स्वच्छ जल पाने का अधिकार, शुद्ध हवा पाने का अधिकार, विदेश जाने का अधिकार, मन चाहे व्यक्ति से शादी करने का अधिकार, ये सारे राइट जो है इस निजता नहीं आते हैं। ये आपका मन करे तो आप खाइए, आपका मन करे तो आप भूखे रहिए, ये आपकी प्राइवेसी है। इसी को बोलते हैं राइट टू प्राइवेसी। अगर आर्टिकल 20 की बात करें तो आर्टिकल 20 क्या कहता है? अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण है। यानी एक व्यक्ति को किसी अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं ठहराया जाएगा जब तक यह सिद्ध न हो जाए कि उसने वो अपराध किया हुआ है। या कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दिया जा सकता है, या कोई कानून बाद में बनता है तो अगर वो व्यक्ति किसी पहले कानून के तहत सजा भुगत चुका है तो फिर उसे दूसरे कानून के तहत सजा नहीं दिया जा सकता है। यदि आर्टिकल 22 की बात करें तो आर्टिकल 22 क्या कहता है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का अधिकार दिया हुआ है। यानी मान लीजिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया तो वह मनचाहा वकील रख सकता है या उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। यदि आर्टिकल 18 की बात करें तो आर्टिकल 18 में जो है उपाधियों का अंत है। कोई उपाधि सैन्य या शैक्षणिक भेद नहीं होने के कारण राज्य द्वारा सम्मानित किया जाएगा। भारत का कोई भी नागरिक किसी भी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति बिना स्वीकार नहीं करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि गांधी के अहमदाबाद सत्याग्रह के खिलाफ निर्देशित किया गया था। ऑप्शंस हैं भारत सरकार के अधिकारी, गुजरात मिल मालिक, गैर सरकारी अधिकारी महाराज या ब्रिटिश गैर सरकारी अधिकारी। तो इसका सही जवाब होगा गुजरात मिल मालिक। गांधी जी का अहमदाबाद सत्याग्रह गुजरात मिल मालिकों के खिलाफ निर्देशित किया गया था। यह 1918 में अहमदाबाद में हुआ था। यह पहली बार था जब गांधी जी ने औद्योगिक विवाद के दौरान सत्याग्रह और भूख हड़ताल का इस्तेमाल किया था। यह अहमदाबाद में कपड़ा मिल मालिकों और उनके श्रमिकों के बीच संघर्ष को हल करने के लिए गांधी जी द्वारा आयोजित किया गया था। गांधी जी ने श्रमिकों को हड़ताल पर जाने के लिए कहा और मजदूरी में 35% वृद्धि की मांग की। गांधी जी ने श्रमिकों को मजबूत करने के लिए आमरण अनशन भी किया। हड़ताल के परिणाम स्वरूप मिल मालिकों ने श्रमिकों के मांग पर सहमति जता दी। चलिए लास्ट क्वेश्चन। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहां हुई थी? ऑप्शंस हैं चिटगांव, दिल्ली, रंगून या आगरा। तो इसका सही जवाब होगा रंगून। बहादुर शाह जफर भारतीय उपमहाद्वीप में अंतिम मुगल सम्राट थे। बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद उनके वंशजों में से किसी को भी राजा के रूप में मान्यता नहीं मिली। बहादुर शाह जफर अकबर द्वितीय के पुत्र थे। वही अकबर द्वितीय जिन्होंने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। 1857 के विद्रोह में बहादुर शाह जफर के प्रवेश ने आम जनता को साहस, आशा और विश्वास दिया। लेकिन सितंबर 1857 विद्रोही ताकतों से ब्रिटिश सेना ने दिल्ली पर फिर से कब्जा कर लिया। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप ये कोई वीडियो ज्ञानवर्धक लगी हो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि ऐसे वीडियो आपके पास प्रतिदिन पहुंचता रहे। अपना ख्याल रखें। ओके, गुड बाय, थैंक यू।